इन्वेंट्री मैनेजमेंट 89। इसमें से आपको एक से 1.5 सवाल लाजमी आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट से। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसमें जो है जो मेथड है, मेथड में से न्यूमेरिकल आता है और बाकी में से एक पार्ट थ्योरी का आ जाता है कि अक्सर मोस्टली इसमें जो है वो एक न्यूमेरिकल आता है। तो ये हमारा जो है इन्वेंट्री है। आपको पता है कि इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास जो प्रोडक्ट कोई भी फर्म जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, तो जो रॉ मटेरियल है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री को हमने मैनेज करना होता है, क्योंकि इन्वेंट्री जो है उसकी जो है 3 टाइप्स होती है। आपको पता है कि इन्वेंट्री जो है फर्स्ट वन उसे कहते हैं रॉ मटेरियल, उस सेकंड वन कहते हैं सेमी फिनिश गुड्स या कहते हैं वर्क इन प्रोसेस, और थर्ड जो होता है उसे कहते हैं फिनिश गुड्स। यानी कि इन्वेंट्री की 3 टाइप्स होती है, यानी कि 3 फेजेस होते हैं, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स। तो इसमें क्या है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज एनवायरमेंटल टेक्निक व्हिच इंश्योर्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इट्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि इन्वेंट्री के थ्रू हम जो है अपने जो रिसोर्सेज है, जो हमारे इनपुट है, तो उसको फिर हम प्रॉपर जो है मैनेज करते हैं कि ताकि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को यूज करते हो, ताकि जो है आप देखते हैं कि इन्वेंट्री जो है ये बहुत बड़ा इशू है। इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज करना, आप देखें जो मैन्युफैक्चरिंग उनकी बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट जो है, बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट किसमें होती है, इन्वेंट्री के अंदर होती है। तो लिहाजा ये है कि इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज करना। आप देखें कि एक होता है, एक आपने देखे, एक हम कहते हैं इन्वेंट्री। आपने कभी लफ्ज सुना है जीआईटी का लफ्ज आपने सुना कभी, जीआईटी? तो जस्ट इन टाइम देखें, जस्ट इन टाइम होता है कि आप देखें कि जस्ट इसमें यह है कि हमारी जीरो, ये लेटेस्ट कंसेप्ट है, ये अभी जो है वो ज्यादा पॉपुलर हुआ है। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें जो है एफिशिएंट सोर्सेज है कि हम अपनी इन्वेंट्री को जीरो रखें, जस्ट इन टाइम जैसे कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे उसी वक्त जो है हम जो है वो इन्वेंट्री को जो है वो हायर ऑर्डर करें, उसी के बाद जो है गुड्स को प्रोड्यूस कर दें। लेकिन ये जो है एडवांस जो कंट्रीज है वहां पे, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज जो है तो उसमें जो है जीआईटी का कंसेप्ट बहुत जो है लेटेस्ट है। उसमें ये होता है कि जो डेवलप कंट्री है वो अपने जो फर्म्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को जीरो पे रखते हैं, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको आगे फिर प्रोसीड कर देते हैं, उसे कहते हैं जस्ट इन टाइम। और थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स है, क्योंकि हम जो है आपको पता है कि हर फर्म जो है अपनी जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली जो है हम अपनी जब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज उस वक्त करेंगे जब अल्टीमेटली जो है हमारी कॉस्ट कम से कम होगी। तो अल्टीमेटली जब रिसोर्सेज जो है हमारी जो है उससे हमारी कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें कभी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये थ्योरी है, आप इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल के ऊपर हम फोकस करेंगे, ताकि किसी तरह का न्यूमेरिकल आए तो आप उसको कर लें। अंडरस्टैंड नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ वेरियस इन्वेंटरी डेल्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जैसे मैंने कहा कि हमारी जो कंपोजिशन क्या है कि रॉ मटेरियल है, उसके बाद जो है सेमी फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स है। मेथड, ये हमने इस पे फोकस करना है, मेथड अडॉप्टेड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इन्वेंटरी टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेटिव बाइंग। इसमें जो है मेथड जो है कौन कौन से मेथड है वो हम मेथड्स में से एक सवाल आता है कि उसमें लाइफो है, फाइफो है, एवरी मेथड है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अप्लाइंग कंट्रोल टेक्निक्स फॉर प्रॉपर एंड सिक्योर्ड हाउसिंग ऑफ इन्वेंटरीज, कि हम कौन सी टेक्निक जो है वो प्रॉपर हम अप्लाई करते हैं कि सिक्योर हाउसिंग ऑफ इन्वेंटरी, जहाँ पे हम उसको स्टोर करते हैं। कीपिंग अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड फॉर इन्वेंटरी टू इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द इन्वेंटरी मैनेजमेंट। आपको पता है कि जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, अभी आपने अगर आप देखें तो जो बड़े बड़े मार्ट है आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपके कुछ लोगों के नॉलेज में नहीं होगा कि वहाँ पे जैसे आप जो बड़े बड़े मार्ट है, जैसे आप पेस की बात कर लें या और बड़े जो मार्ट हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उनका ऑटोमेटिकली इन्वेंटरी सिस्टम है। फॉर एग्जांपल सिस्टम के अंदर जो है चेक लगा होता है। फॉर एग्जांपल देखें कि फर्ज करें कि एक जो है वो एक प्रोडक्ट है, फर्ज करें एक प्रोडक्ट है, उसमें जो है वो जैसे राइस है या शुगर है, कोई भी प्रोडक्ट जो है जब एक मिनिमम क्वांटिटी से कम होती है तो उसका जो लिंक लगा होता है जो उनका सप्लायर होता है, तो वो सप्लायर को ऑटोमेटिकली ऑर्डर चला जाता है। यानी कि देखें ना, जैसे आप देखें कि अगर कोई छोटा सा जनरल स्टोर है तो वो सारी चीजें खुद देखते हैं कहाँ कौन सी चीज जो प्रोडक्ट हमारे पास कम है किसको ऑर्डर कर दें। लेकिन जो बड़े वहां पे जो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट होती है, वहां पे क्या होता है थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट पड़ी होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब वो सेल होती है तो वो स्टॉक से एक्सक्लूड होती रहती हैं। जैसे बिल बनता है उस स्टॉक, फर्ज करें स्टॉक में 200 प्रोडक्ट थी, जब 5 सेल होगी तो 195 रह गई, इस तरह से वो स्टॉक मेंटेन होता। और जैसे उन्होंने चेक लगाया होता है कि जैसे 50 तक आए तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है चला जाता है, उसका लिंक लगाया होता है इसके साथ, सप्लायर के साथ जिसे वो ले रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको ऑर्डर चला जाता है, वो गुड्स भिजवा देते हैं।
और फिर आगे फाइनेंस की उसकी पेमेंट हो जाती है। ओके जी, गवर्नमेंट पॉइंट। तो इस तरह से इन्वेंट्री को हम प्रॉपर मैनेज करते हैं ताकि जो है वो हम जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग कर सके और एफिशिएंट यूज कर सके। उसके बाद कंसिडरेशन द इवैल्यूएशन ऑफ बल्क सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री विद डिस्काउंट ऑफर ऑफ अ वेंडर। बाज दफा जो है हम अगर इन बल्क परचेज आप देखते हैं कि डिफरेंट फर्म जो है, जो बड़ी फर्म्स होती है, जो इन बल्क कहते हैं ज्यादा क्वांटिटी में, कि एक जो फर्म है अगर इन बल्क परचेज करते हैं तो उनको वो ज्यादा जो है डिस्काउंट देते हैं। ठीक है। हैंडलिंग इन्वेंट्री ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर अल्टरनेट जीआईटी, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये है कि हम अपने स्टोर में, वेयर हाउस में जो है रखें, और जीआईटी कहते हैं जस्ट इन टाइम, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे उसी वक्त जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैनेजमेंट फोकस ऑन डेवलपिंग इन्वेंट्री पॉलिसी विच शुड इंश्योर रिडक्शन इन इन्वेंट्री कॉस्ट एंड इनहांस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि मैनेजमेंट का जो है फोकस ये होता है कि हम जो है अपनी जो है इंश्योर करें, ना ही हमारी, ये देखें ये की पॉइंट है कि इन्वेंट्री ना ही हमारी जो है वो ज्यादा मैक्सिमम हो, ना ही मिनिमम हो। क्योंकि अगर हमारे पास इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री के अंदर जो है वो ज्यादा पैसे पड़े रहेंगे। अगर कम होगी तो उसमें फिर हमें ये प्रॉब्लम होती है कि अगर बाज दफा कस्टमर जो है ऑर्डर प्लेस करे, हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल ना हो, तो फिर प्रॉब्लम होती है, रिस्क होता है। तो लिहाजा मॉडरेट लफ्ज हम यूज करते हैं, मॉडरेट, हमारे पास जो है इन्वेंट्री मॉडरेट हो, ना ही इतनी ज्यादा हो ना ही इतनी कम हो कि हम जो है उसमें जो है प्रॉब्लम जो है वो फेस करें। तो लिहाजा मॉडरेट रखते हैं ताकि जो है हमारे पास उसको, क्योंकि आपको पता है इन्वेंट्री को हैंडल करने का भी एक्सपेंस होते हैं, कि इन्वेंट्री को वेयर हाउस में रखना, वहां पे जो है प्रॉपर वेंटिलेशन, उसके लिए लाइट का इंतजाम, वहां पे कोई गार्ड, इस तरह से बाज दफा एक्सपेंसिव इन्वेंट्री बड़ी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है। तो ये चीजें जो है मैटर करती है, इसलिए फिर हम इसको प्रॉपर जो है वो इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ऑफिस सप्लाईज, मेंटेनेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीनरी, टूल्स एंड बिल्डिंग कंपोनेंट्स, और उसके जो है वो टूल्स, यानी कि ये जो हमारी जो है ये सारी क्या है, ये हमारी इन्वेंट्री है। बेसिकली हम मटेरियल जो आपका है, वर्क, हम बेसिकली इस तीनों पे फोकस करेंगे। ये ऑफिस सप्लाई क्या होती है जी? ऑफिस में जो तमाम जो है आइटम जो है ऑफिस के ऑफिस में यूज होती है, वो सारी ऑफिस सप्लाई होती है, उसको भी हम मैनेज करते हैं बेसिकली। हाँ, ऑफिस सप्लाई तो है वो, क्योंकि वो जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी में होती है। जैसे आपका वो पिन, कॉमन पिन हो गई, स्लैपर पिन हो गई, ये सारी चीजें जो है, फाइल पिन हो गई, ये सारी जो चीजें हैं वो ऑफिस सप्लाई है। लेकिन हमने फोकस करना है रॉ मटेरियल के ऊपर जो है, उसके बाद जो है वो फिनिश गुड्स है, सेमी फिनिश गुड्स है, और सेमी फिनिश गुड्स है उसके ऊपर। ठीक है। तो ये सारा जो है उसको आपने सारा पढ़ना, आपको पता चल गया कि ये रॉ मटेरियल है। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही हम जो है उसको जो है वो प्रोसेस में डालते हैं, समटाइम ऐसे होता है कि हमारी फिनिश गुड्स नहीं बनी बल्कि हाफ बन गई है। फर्ज के एक फर्म जो है चेयर्स बना रही है, तो चेयर्स का अभी कह लें कि उसकी जो है वो हाफ रेडी हो गई, अभी उसकी सीट वगैरह कंप्लीट होने वाली रहती है, तो उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। फिनिश गुड्स कहते हैं कि जब वो रेडी हो गई है, रेडी फॉर सेल है, उसको सेल के लिए रेडी है, यानी कि फिनिश गुड्स है, उसको प्रॉपर उसका पेंट जो भी है एट द एंड हो गया, तो वो हम कहते हैं कि ये फिनिश गुड्स है। ऑफिस सप्लाई जो है, उस मेंटेनेंस पार्ट्स जो है, मशीनरी के मेंटेनेंस पार्ट जो है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मशीनरी होती है उसकी मेंटेनेंस पार्ट वगैरह उसको भी हमने देखना होता है, और उसके जो कंपोनेंट्स, टूल्स वगैरह। बेसिकली हमने ज्यादा जो फोकस मेन जो है वो पहले 3 पॉइंट्स है जो कि इन्वेंट्री के मेन है। बाकी तो हमारा जो है वो ऑफिस सप्लाई है, बाकी जो है वो अदर जो है वो अदर थिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो है सेकेंडरी चीजें हैं। तो ये सारा है। ये आप देखें कि इसमें जो है वो एसेंशियल कंट्रोलिंग ऑफ इन्वेंट्री सिग्निफिकेंस, कि हमारा ये है कि वॉल्यूम जो है, अब देखें ये जो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको देखना है कि कौन कौन से अहम पॉइंट है। एक सिग्निफिकेंस है कि इन्वेंट्री हमें जो है सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, इसमें हमें इन्वेस्ट, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इन्वेंट्री रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर एडिक्वेट एंड इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री हैज अज्यूम्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट इन एवरी एंटरप्राइज। कि हम उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम उस अपनी इन्वेंट्री को नॉर्मल रखें, ना ही हमारी जो है इन्वेंट्री ज्यादा हो और ना ही हमारी जो है वो इन्वेंट्री कम हो, ताकि हम उसको जो है वो प्रॉपर जो है वो मैनेज कर सके। अगर हमारी इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली हमारी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पैसे जो है इन्वेंट्री में पड़े होंगे। अगर कम होगी तो उसमें हमारा रिस्क होता है कि हमारे पास अगर ऑर्डर प्लेस हो तो हमारे पास इन्वेंट्री ना हो, तो फिर भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। सेकेंडली जो है देखें इन्वेंट्री कंट्रोल, कि इन्वेंट्री कोड सिस्टमेटिक प्रोसीजर हो, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि हम उसको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो कर सकें, ताकि उसको अकॉर्डिंगली उसकी स्टोरेज हो, उसकी सेल हो, और हम उसका प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग कर सके। ओके। ये सारा ये उसके कुछ ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंट्री, ये भी आपने पढ़ लेने हैं
कि इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट शुड अप्रोप्रिएटली बी प्लान एंड प्रॉपर्ली वर्कड आउट इन बेसिस ऑफ द एंटिसिपेटेड लेवल ऑफ द सेल टू मीट बजटरी लिमिट्स, कि हमने अपनी बजट जो है उसकी लिमिट के अगेंस्ट अपनी जो है वो बजट के हिसाब से जो है अपनी इन्वेंटरी को सेंस रखेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी जो है इन्वेस्टमेंट काफी जो है उसमें पड़ी रहेगी, यूजलेस पड़ी रहेगी। अगर हम ज्यादा कम इन्वेंट्री होगी तो उसमें रिस्क होता है, तो लिहाजा मॉडरेट जो है ना एवरेज हम अपनी जो है वो इन्वेंट्री को रखते हैं। हम देखिए इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट है, ये वो जो है प्रीएम्बल टू प्रोक्योरमेंट के क्या कि हम जो है किस तरह से हम परचेज करें। उसमें जो है आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, जो ऐसी फर्म जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है उनकी जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है, उनकी जो है वो इन्वेंट्री के अंदर होती है। अच्छा, एक होता है ट्रेडिंग। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयर गुड्स विद द यूज ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग ये है। हाँ जी, यानी कि ट्रेडिंग क्या होती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो अक्सर आपने देखा होता है कि बाज दफा शॉप्स के ऊपर लिखा होता है आसफ ट्रेडर्स, आसफ ट्रेडिंग कंपनी। यानी कि ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि वो खुद प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि वो फिनिश गुड्स को परचेज करते हैं और अपना मार्जिन ऐड करके उसको सेल कर देती हैं। जैसे आप देखें स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स होती है ना, तो वो ट्रेडिंग होती है। जैसे आप देखें गाड़ियों की स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स होती हैं, तो वो स्पेयर पार्ट्स रेडी लेते हैं और कस्टमर को सेल कर देते हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जस्ट द प्रोसेस, जस्ट द शॉपकीपर के इसमें जो है ना फिर वो द बिजनेस परचेज द फिनिश गुड्स एंड सेल विद सम प्रॉफिट टू द अल्टीमेट कस्टमर। मीन के जस्ट वो अपना प्रॉफिट को ऐड करके उसको जो है वो सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये ट्रेडिंग है। अब देखें इसमें जो है आगे फिर ये सारा प्रोक्योरमेंट के वाले से उसकी प्लानिंग है कि हम कितना परचेज करें, कब ऑर्डर प्लेस करें, उसका प्रोसीजर है जो कि फर्ज करें कि इसे हम कहते हैं परचेज आपका जो है परचेज रेक्विजिशन। मसलन जब भी अगर हम बाज दफा सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में होती है तो उसमें जो है उसका नंबर है, डेट है, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, ये उसकी सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स है, स्टोर कोड नंबर है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, रिमार्क्स। अब देखें ये बेसिकली इस तरह की एक स्लिप बनी होती है जो कि हम कहते हैं परचेज एक्विजिशन, परचेज ऑर्डर कह लें या परचेज एक्विजिशन कह लें। इस तरह से हम ये जनरेट करते हैं कि आपका जो है वो नंबर क्या है, डेट क्या है, उसके बाद यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, आइटम्स क्या है, आइटम की जो उसका नाम होगा, उसके बाद स्टोर को उसका जो है स्टोर कोड नंबर होगा, क्योंकि हर आइटम का एक कोड नंबर होता है। उसको करके उसके बाद जिसने प्रिपेयर किया वो, और उसके बाद अप्रूव्ड बाय डिफरेंट अथॉरिटीज होती हैं अप्रूव करने की, तो उस हिसाब से जो है जिसने उसकी अप्रूवल देनी होती है उसको अप्रूवल देके फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं। ये बात हो रही है मैनुअल की। समटाइम कंपनीज ने उसके अंदर से ही सिस्टम बेस्ड डेवलप किया हुआ होता है, उसके अंदर से जो है वो ऑनलाइन मूव करता है, मूव करने के बाद जो है वो आगे मूव कर जाते हैं। अब देखिए परचेज ऑफ मर्चेंडाइज कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी, वन विच इन्वॉल्व स्मॉल कॉस्ट एंड परचेज डायरेक्टली बाय द परचेज कमेटी बाय द। अब देखिए ना परचेज, जैसे ये भी आप थ्योरी पढ़ लेंगे कि ये जो है ना तीन टाइप्स होती है। जैसे कि आप देखें गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है कि जब कोई परचेज करना होता है तो वो अगर वो 25,000 तक जो है उसकी अमाउंट है तो वो डायरेक्ट आप उसको कर सकते हैं ना, इमीडिएट बॉस जो है दे सकता है। अगर उससे ज्यादा है तो फिर उसकी कमेटी होती है। अगर उसके बाद 1 लाख उससे ज्यादा है तो उसको टेंडर दिया जाता है प्रॉपर जो है वो, उसके थ्रू जो है हम उसको टेंडर कमेटी होती है उसके लिए वो इशू किया जाता है। तो ये सारा जो है वो प्रोसेस है उसको परचेज करने का। अब देखिए ये है उसकी प्राइस के कंपैरिजन। अब देखें ये भी है कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम जो है वो कंपैरिजन भी करते हैं। कंपैरिजन कैसे कि फर्ज करें आपने जो है वो एक प्रोडक्ट को परचेज करना है, फिर हम देखते हैं कंपनी ए बी सी उसका क्या रेट है, उसका क्या रेट है, कौन कितने रेट में दे रहा। और एक होती है क्रेडिट पॉलिसी, इसको भी जब हम परचेज करते हैं तो क्रेडिट पॉलिसी को भी हम जो है वो माइंड में रखते हैं। क्रेडिट पॉलिसी, ओके। मीन की क्रेडिट पॉलिसी ये होती है कि जिस फर्म से हम परचेज कर रहे हैं वो कितने दिन के बाद हम उनको पेमेंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट पॉलिसी होती है मसलन 4 वीक है, 6 वीक है, 8 वीक है। यानी कि जब हम उनसे परचेज करते हैं तो हमने पेमेंट जो है ना इतने दिनों बाद करनी होती है। तो फिर हम देखना होता है कि फर्ज करें कंपनी डी है, ई है, एफ है, जी है, उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं कि किसका जो है वो रेट कितना है और उसकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है। हम फॉर एग्जांपल देखें एक प्रोडक्ट एक कंपनी है, वही प्रोडक्ट जो है वो 100 की दे रही है और वो क्रेडिट पॉलिसी उनकी है कि आपने पेमेंट जो है 1 मंथ के अंदर करनी है। एक कंपनी दूसरी है वो सेम प्रोडक्ट है वो दे रही है उसकी 102 102 की, लेकिन वो 5 महीने की पॉलिसी दे रही है या 4 महीने बाद पेमेंट आप कर दें। तो फिर कंपनी ने ये डिसाइड करना होता है हमारे लिए कौन सा सुटेबल है। अगर तो उनके पास एक्सेस कैश है, कैश उनके पास है, तो वो फौरी कहेंगे नहीं हम जो है वो 100 के हिसाब से लेंगे। और अगर शॉर्टेज ऑफ कैश है
तो वो ये कहेंगे कि चलें इसमें मार्जिन 4 माह का है, तो अगर हम 2 रुपए ज्यादा भी देंगे तो अल्टीमेटली हमें पेमेंट लेट करना पड़ेगी, तो ये अकॉर्डिंगली जो है उसको मैनेज करते हैं। ओके, ये सारे जो है ये इस तरह से, इसको भी आपने थोड़ा सा देख लेना कि इस तरह से जो है वो परचेज ऑर्डर है, कितनी आप डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी, रेट्स क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, इस तरह से हम जो है ऑर्डर को प्लेस करते हैं। ये जो है गुड्स रिसीव नोट है कि आपने जो है कितनी गुड्स जो है परचेज ऑर्डर ये था, डेट सप्लायर का नंबर था, आपने इतनी क्वांटिटी जो है टोटल कॉस्ट इतनी आपने जो है, जब हम रिसीव करते हैं देखे ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम होता है। जब इन्वेंट्री वेयर हाउस में आती है तो ये गुड्स रिसीव नोट वहां पे वो लिखते हैं ताकि वो इन करते हैं अपने स्टॉक के अंदर कि हमारी इतनी प्रोडक्ट जो है इतनी हमने रिसीव कर ली है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है इन्वेंट्री मैनेज करने का। ठीक है जी। इंस्पेक्शन, जब देखें जब इन्वेंट्री आती है तो उसके बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो उसको चेक करते हैं कि आया कि उससे प्रोडक्ट के अंदर कोई जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर जो है प्रोडक्ट जो है वो तो नहीं है। तो मीन की जितनी हमने रिसीव की है और कितनी एक्सेप्टेड है, कितनी रिजेक्टेड है, रीजन फॉर रिजेक्शन क्या है, ये सारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है। अब समटाइम ऐसे होता है कि जब उनकी जो है प्रोडक्ट रिसीव होती है तो वो जो सही एक्सेप्टेड होती है उसको इंटर कर लेते हैं, बाकी को कंपनी को वापस भिजवा देते हैं उसी वक्त कि ये जो है इतनी जो है इसमें रिजेक्टेड है, यानी कि ये है एज पर स्टैंडर्ड हमारे एज पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है। ओके, आगे पेमेंट फॉर परचेज, प्रॉपर स्टोरेज एंड इशुएंस। अब देखें वो प्रॉपर स्टोरेज एंड इशुएंस है कि उसको प्रॉपर हम स्टोर करते हैं और आगे फिर इशू करते हैं। ये बिन कार्ड होता है इसके। ये इशू जब इन्वेंट्री जो है, क्योंकि इन्वेंट्री एक स्टॉक वहां पे जब प्रोडक्शन हो रही होती है तो वो इस तरह से इशू करते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल क्या है, उसमें कोर्स कोड है, स्पेसिफिकेशन है, लोकेशन टू स्टोर, लोकेशन ऑफ स्टोर क्या है, इतनी क्वांटिटी रिसीव हुई है, इतनी क्वांटिटी इशू की है, बैलेंस इतनी है, मार्क। अब देखें ना ये क्या होती है कि क्वांटिटी जितनी उनके पास रिसीव हुई है इस डेट को और कितनी इशू की है, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर जो लोग होते हैं वो बाहर से जब इन्वेंट्री आती है उसको रिसीव करते हैं, फिर जब कंपनी को जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है उनको इशू करते हैं, इससे प्रोडक्ट को बनाए, वो उनकी रिक्वेस्ट आती है उतनी फिर आगे इशू की जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब हम आ जाते हैं, हाँ जी, ये भी थोड़ा सा है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट देखिए, इसमें न्यूमेरिकल छोटे छोटे होते हैं लेकिन ये जरा थोड़ा से जो है टेक्निकल होते हैं। इसको जब जब तक आप उसकी थ्योरी की कंसेप्ट नहीं होगी न्यूमेरिकल नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे बड़े बड़े न्यूमेरिकल मैथ की तरह नहीं होंगे कि आपने इक्वेशन को हल करना है। अब देखें इन्वेंट्री आगे है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब देखें ये इस तरह के पेपर में छोटे छोटे सवाल आते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो है ये होती है कि हमारी टर्नओवर रेशो, हम कितनी बार जो है इन्वेंट्री को टर्नओवर कर रहे हैं। देखें कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड बाय द एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यानी कि ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जो है इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, कैसे निकालते हैं, उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, टोटल कॉस्ट को गुड सोल्ड को ऊपर आके उस पीरियड के अंदर और उसको एवरेज कॉस्ट के ऊपर हम उसको डिवाइड करते हैं, तो उससे हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। अब जैसे देखें न्यूमेरिकल देखिए छोटा सा कि सपोज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड वाज अमाउंटिंग दिस वन, ये हमारी थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंड द एवरेज इन्वेंट्री वाज अमाउंटिंग रुपीज दिस वन। ठीक है, आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ये जरा समझ लें, ये आप न्यूमेरिकल पे आ गए हैं अच्छे तरीके से, ये भी अपने माइंड में बिठा लें कि जो ये फार्मूला कि इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है, वो होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड और ओवर जो है एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री अगर निकालनी पड़ जाए, अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दें तो एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग को और क्लोजिंग को जमा करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो वो फिर आपकी आ जाती है एवरेज इन्वेंट्री। तो अब जरा देखें पेपर में भी कहीं छोटा सा न्यूमेरिकल दे दे कि आपसे कहे कि ओपनिंग इन्वेंट्री ये है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है, ठीक है, और आपसे ये फिर आप एवरेज इन्वेंट्री आप खुद निकाल लेंगे, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। फिर आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसको ऊपर लिखेंगे और उसको 9 टाइम। ठीक है, अब जरा देखिए 9 टाइम्स का मतलब क्या है कि ऑन द एवरेज उस पीरियड में हम 9 दफा हमारी इन्वेंट्री जो है मूव हुई है। क्यों जी, गवर्नमेंट पॉइंट कि जब 9 टाइम्स होता है इसका मतलब ये है कि फर्ज करिए अगर हम ये निकाल रहे हैं 6 मंथ की निकाल रहे हैं या साल की, ये डिपेंड होता है पीरियड कितनी, महीने का पीरियड भी हो सकता है। अगर महीने की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और महीने की इन्वेंट्री है तो इसका मतलब यह है कि महीने में 9 दफा हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर हुई है, यानी कि वेयर हाउस से जो है स्टॉक हमारी जो है प्रोडक्शन की तरफ गई है। जितने टाइम ज्यादा होती है उतना ये होता है कि हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर इतना है। कि टाइटल है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। एक सब्जेक्ट हमारा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके अंदर ये सारे हम एनालिसिस करते हैं, जो फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग होते हैं वो एनालिसिस करके अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। वो बाहर गए हैं, वो फाइल चेक करवा के कहीं चले गए हैं। फाइल
फाइल जमा करवानी थी, मंडे को करवा दें। हाँ जी, क्योंकि वो फाइल अपनी उनकी थी, वो करवा के चले गए हैं। तो वो इसमें क्योंकि देखिए वो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, वहां से जो वैल्यूज देके उसको चेक करते हैं कि डायरेक्शन फर्म की ठीक जा रही है, ये सारी रेशो वो निकालते हैं। तो इसका ये होता है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसको ऊपर आके एवरेज इन्वेंट्री पे हम जो है उसको डिवाइड करते हैं जी। क्यों जी, अंडरस्टैंड होगी कि ये जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है कि हमारी कितनी इन्वेंट्री टर्नओवर हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी भी हमारी कॉस्ट है गुड्स सोल्ड, उसको जो है एवरेज इन्वेंट्री पे डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है। ये 9 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है कि 9 दफा हमारी जो है वो ड्यूरिंग द ईयर, अगर हम साल में कर देखें कि 9 टाइम्स रेशियो इंडिकेट दैट द इन्वेंट्री वाज रिप्लेनिश्ड बाय 9 टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि 9 दफा हमारी इन्वेंट्री जो है मूव हुई है। तो ये चीज होती है। अगर इन्वेंट्री डेज निकालना हो तो उसको हम 365 को, अगर आपसे वो सवाल पूछ लेते हैं कि इन्वेंट फॉर द पीरियड ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी पीरियड के बाद है, तो इसका हमने 365 दिन होते हैं साल में, उसको इस पे 9 पे डिवाइड कर, जो इसका जवाब है उस पे 9 पे डिवाइड कर दिया, यानी कि हर 40 दिन आउट ऑफ 40 डेज, यानी कि 40 दिन बाद हमारी इन्वेंट्री मूव करती है। ओके जी, यानी कि ये हमारा जो है इस तरह के न्यूमेरिकल छोटे छोटे होंगे, ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल नहीं होंगे। हाँ जी, हाँ, इसमें से आपका सवाल लाजमी आ सकता है पीरियोडिक फिजिकल कटिंग काउंटिंग एंड वेरिफिकेशन इन्वेंट्री। अब जो है ये हमारा सबसे जो है जो मेथड है, सबसे पहला जो है हमारा इन्वेंट्री सिस्टम। इस पे आ जाएं कि ये हमारा जो है इन्वेंट्री सिस्टम, हमारे दो सिस्टम है, पीरियोडिक और परपेचुअल। अब जरा देखें, ये इन्वेंट्री सिस्टम है, इसके आगे फिर हम मेथड न्यूमेरिकल करते हैं। Inventory system refer to the operative system which can be adopted for recording the movement of inventory when it is purchased and received into warehouse and issuance to production for manufacturing process and sold to customer. There are मेनली 2 इन्वेंट्री सिस्टम, यानी कि इन्वेंट्री सिस्टम 2 है, और आगे उसके हर एक के मेथड है, वो हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। इन्वेंट्री सिस्टम एंड द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, दीज सिस्टम आर एलैबोरेटेड इन द इंश्योरिंग पैराग्राफ। अब देखें, पहला जो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक क्या है, इसको दोनों सिस्टम, ये न्यूमेरिकल भी इसका आएगा और थ्योरी भी आ सकती है। अंडर द सिस्टम द इन्वेंट्री व्हेन परचेज एंड रिसीव इज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट टू द अकाउंट पेबल टू द कैश अकाउंट। इसमें क्या है कि नो other accounting treatment is carried out when the inventory is sold from time to time. At the end of the period, the stock taking in undertaken, the cost of inventory physically available and debited to the closing inventory. अब देखें इसमें क्या होता है कि जब जैसे ही हमारे जो ट्रांजैक्शन होती है उसी वक्त डेबिट और क्रेडिट हो जाता है, उसमें जो है कोई गैप नहीं होता। देखें इसमें द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर स्मॉल एंड लो लेवल ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि ये वहां पे होता है जहां पे हमारी इन्वेंट्री जो है बहुत कम आती है। जैसे देखें, अगर अगर एक कह लें कि ट्रेडिंग कंपनी है, जैसे इसका गाड़ियों का है, वो जस्ट है उनके पास नई गाड़ियां आती हैं, वो सेल करते हैं, तो वो कभी 10 या 15 या 20, ऐसे नहीं होता कि 50,000 गाड़ियां आ जाती हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो फौरी जितनी गाड़ी है फौरी उसको अंदराज कर, उसको कहते हैं पीरियोडिक। जैसे तो द बैलेंस शीट ऑफ इन्वेंटरी इज नॉट नोन फ्रॉम द रिकॉर्ड एंड स्टेज अंटिल द फिजिकल काउंटेड, यानी में फिजिकली काउंट करते हैं और उस वक्त उसकी एंट्री कर देते हैं। तो ये उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारी इन्वेंटरी जो है फ्यू प्रोडक्ट की इन्वेंट्री होती है, उसको जब हम अप्लाई करते हैं। दूसरा है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। द अल्टरनेट टू द पीरियोडिक सिस्टम इज द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम obstructs the disadvantage found in the periodic inventory. The perpetual system is defined as the method of recording inventory upon each receipt and issuance to facilitate determination of the balance sheet regularly. Thus, under this system, current balance sheet store is always shown in the record and the receipt being added to and any issues। ये इसका की पॉइंट पे आ जाए जरा जी। हाँ जी, ये देखें जरा। अब ये देखें हमारा जो है वो लेजर जो कार्ड है, मैन्युफैक्चरिंग डिस्क्रिप्शन में कोड है, लोकेशन है। अब देखें ये रिसीट है, इश्यूएंस है और बैलेंस है। अब देखें जब क्वांटिटी जो है इन्वेंट्री के अंदर रिसीव होगी, तो क्वांटिटी जो है जितनी भी क्वांटिटी है किस डेट को रिसीव होगी, उसकी कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट, यानी कि फर्ज करें कि क्वांटिटी 5 रिसीव हुई है, एक की कॉस्ट जो है 1000 है, तो 1000 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5000 आ जाएगा। जो इश्यूएंस है इसी डेट को जो इश्यूएंस हुई है, इश्यूएंस मींस आगे उन्होंने जो है उसको गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इशू की है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी।
और जो बैलेंस है वो हमारे पास यहाँ पे शो होगा। इस तरह से जो है ये रिकॉर्ड कीपिंग जो करते हैं। आगे देखें इसकी ये वाला जो है आ जाए इस पे इन्वेंट्री कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्टिंग सिस्टम जो है इसके अंदर जो है वो न्यूमेरिकल आते हैं कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसको जब हम रिसीव करें और इशू करें उसमें हम उसकी कॉस्ट को कैसे मेजर करें कि कितनी कॉस्ट है, किस हिसाब से हम उसको इशू करते हैं और कौन सा जो है मेथड अप्लाई करते हैं। उसके लिए जो है ये जो है न्यूमेरिकल मोस्टली इनमें से आएगा कि इसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO, यानी कि FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉस्टिंग मेथड। यानी कि ये जो पहला मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये है कि आप जो है ये पहले अंडरस्टैंड कर लें कि पहले होता क्या है। जब इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आपको जो है आगे अंडरस्टैंड होगा, आप न्यूमेरिकल कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो इन्वेंट्री के अंदर फर्ज करें कि एक वेयर हाउस है कि जो इन्वेंट्री पहले आई है उसको पहले इशू किया जाए, क्योंकि इसका क्रक्स ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए आप देखें ये अंडरस्टैंडिंग होगी ना, फर्स्ट इन इसका मतलब ये होता है कि जो इन्वेंट्री के अंदर पहले जो प्रोडक्ट आई है उसको पहले इशू फर्स्ट इन, यानी कि फर्स्ट का मतलब क्या है कि जो इन्वेंट्री जो है यहाँ पे वेयर हाउस है, वेयर हाउस में जो चीज पहले आई है उसको पहले आउट किया जाए, पहले इशू किया जाए। इसका ये क्रक्स है। अब देखिए इसका फिर जो अब हम देखते हैं कि इसमें ये होता है कि हमारा जब देखें ना कि ये जो है इसके एडवांटेजेस अच्छे तरीके से आपने पढ़ने हैं कि एडवांटेजेस क्या है क्लेम फ्रॉम द एप्लीकेशन। अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो इससे क्या इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल फ्लो ऑफ अजम्पशन, यानी कि जैसे हमारे पास इन्वेंट्री आती है उसको हम पहले जो है इशू करते हैं। सोल्ड इन्वेंट्री आर चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि जो जिस कॉस्ट पे वो आई है उसी को हम उतना ही चार्ज करते हैं। ये उसके सारे जो है जो उसकी वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इज मोस्टली इक्वल टू द प्रीवेलिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, क्योंकि जब हम एट द एंड जो हमारे पास होंगे वो लेटेस्ट जो है ना जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी होगी स्टॉक के अंदर वो हमारी जो है वो लेटेस्ट हमारी जो है वो कॉस्ट के ऊपर हो, क्योंकि हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किया। यानी कि जो पहले चीजें गुड्स हमारे पास आती जाएंगी वो इशू होती रहेंगी, लेकिन जब एट द एंड क्या होगी नई से नई हमारे पास अवेलेबल होगी। जो पहले आई है पहले उसको हमने इशू कर दिया। फर्ज करें 1 तारीख को गुड्स आई है, उसको जब हमने इशू करना है अगर 5 को भी किया तो हमने 1 तारीख वाली को पहले करना है, जो हमारे बाद 2 तारीख को या 3 को इन्वेंट्री आई है उसको फिर बाद में करना है। यानी कि जैसे चीज जो पहले आई है उसको हम पहले इशू करते हैं। तो दिस मेथड इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू ऑपरेट। ये इसके जो है वो मैथ इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी आपने इसको पढ़ लेने हैं। इसकी एक मिसाल से देखें जरा, फिर आपको जो है वो ज्यादा क्लियर होगा। अब जरा ये देखें इसी तरह से ये अगर सवाल में आता है तो अब जरा गौर से देखें कि ये जो है डेट्स है और ये उसकी ट्रांजैक्शन हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री थी इतने एटी, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री 250 यूनिट हमारे पास पड़े थे और ये जो है वो हमारे पास जो है वो उसकी प्राइस की थी 100 और उसमें परचेज फिर हमने इतने परचेज किए 110 के। देखें ना अब अगले जो है वो 10 दिन बाद उसमें प्राइस में इन्फ्लेशन हो गया और वो हमने 500 यूनिट परचेज किए 110 के हिसाब से। उसके बाद क्या हुआ 16 तारीख को फिर हमने उसको आगे इशू सोल्ड किए या आगे इशू किए सोल्ड किए इतने। उसके बाद जो है वो इन्वेंट्री परचेज हमने इतनी की है 300 120 के हिसाब से। उसके बाद फिर सोल्ड है 250 यूनिट्स किए हैं, उसके बाद 300 किए हैं और उसके बाद जो है फिर इस डेट को 28 को परचेज की 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 to 2 ईच और उसके बाद हमने उसको 31 को सोल्ड किए। ये जो है इस तरह का आपको डाटा दिया होगा। फिर आपने जब अप्लाई करना है कि आप क्या है रिक्वायर्ड क्या है कि वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर FIFO कॉस्टिंग मेथड। FIFO कॉस्टिंग मेथड द कंपनी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब जरा गौर से देखें कि ये इसका जो है जो फॉर्मेट है जैसे जैसे जो है वो आपने देखते जाना। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, आगे परचेज सेल और बैलेंस, यानी कि ऊपर जो है इसके आगे 3 कॉलम बनाएंगे। जैसे इस तरह से जब आप पेपर में सवाल आता है तो आप जस्ट क्या करेंगे 1 2 और 3 और 4 कॉलम बनाएंगे। उसके इसके आगे 3 आगे देंगे क्वांटिटी यूनिट कॉस्ट, आगे उसकी जो है वो टोटल कॉस्ट। इस तरह से सेल ऊपर सेल लिखेंगे, फिर क्वांटिटी कॉस्ट उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है और टोटल उसकी कॉस्ट। इस तरह से फिर क्वांटिटी यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ये आपकी तीनों में बारी बारी लिख देंगे। आप जरा गौर से देखें कि इस हमने जो है जो हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन आप देखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी है 250, तो ये हमारे पास जो है इस डेट ये डेट लिखी, यहाँ पे कोई हमने परचेज नहीं किया ना ही हमने सेल किया है। तो ये हमारे 250 हमारी इन्वेंट्री थी 110 के हिसाब से एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 250 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 225,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखें 10 तारीख को हमने क्या किया
10 तारीख को हमने क्या किया, परचेज किए 500 यूनिट 110 के हिसाब से। अब जरा गौर से देखें कि 10 तारीख आ गई, ठीक है, 10 तारीख को जो है हमने जो है परचेज किया, ठीक है। अब देखें ये जो है यहाँ पे भी खाली था हैश, ये भी हाइफन खाली है। हमने परचेज किया 500 110 के हिसाब से, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 55,000 आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो ये जो यूनिट है ये तो ये हमने परचेज किया। उसके बाद हमारे पास पहले यूनिट थे 250 थे पहले, ठीक है। ये अगले ये देखें वो उसी को हमने जो है ना, क्योंकि ये डेट थी जो है वो यकम, उसके बाद हमने जब 10 तारीख को हमने क्या किया कि 250 यूनिट को वैसे सेम पहले लिख दिया जो हमारे पास पहले थे, और उसके बाद उसी आगे जो है हमारे पास 500 और आ गए, यानी कि ये देखिए 500 जो है और आ गए 110 के हिसाब से, और वो उसके 55,000 आ गए। यानी कि अब हमारे पास अवेलेबल इस डेट को 10 तारीख को हमारे पास अवेलेबल हैं 250 यूनिट जो है 110 एट द रेट ऑफ 100, और ये है एट द रेट ऑफ जो है वो 1, क्योंकि इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिट जो है 110 के हिसाब से है और ये 100 के हिसाब से है, ये 110 के, अगर तो ये भी हम परचेज करते 10 के हिसाब से 100 के रेट से, तो ये इसके अंदर दोनों को जमा कर देना था। आप समझ ये बात समझ आई है कि उसमें ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले जो हमने यूनिट परचेज, पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी ना, वो थी 100 के हिसाब से, रेट उसका एक था, तो उसको जमा इसलिए नहीं किया क्योंकि नई इन्वेंट्री हमने 110 के हिसाब से परचेज किया। ओके, तो ये जो है ना, इसके बाद आगे जो है ये सारा जो है ना इस तरह के आपने जो है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें 16 को हमने सेल किया। अब जरा गौर से देखना है कि 16 को जब हमने सेल किया तो हमने जो फर्स्ट इन फर्स्ट है, यानी कि हमारे जो यूनिट है 250 है ना, उसमें से हमने इसको पहले जो है वो सेल करना है। देखो 200 को हमने 10 के हिसाब से किया, उसका जो है वो 20,000, और देखें इसके अंदर देख लें कि ये इसके कितने बच गए हैं, और 250 में से 200 चले गए, बाकी बचे 50, 50 को 100 इसको मल्टीप्लाई किया तो 5000, और ये 500 के वैसे रह गए। आगे फिर चलते जाना है, फिर आगे देखें कि ये हमारे पास जो है इस वक्त का जो यूनिट है वो 50 जो है वो ये है, उसके बाद जो है वो 500 ये है, फिर 300 जब परचेज किए हैं ये 300 वो 120 के रेट के हिसाब से, 120 को 300 के साथ मल्टीप्लाई किया 36,000, वो इसके नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, यानी कि हमारे पास जो है वो 100 जो है एट द रेट ऑफ 50 यूनिट है एट द रेट ऑफ 100, 500 यूनिट है एट द रेट ऑफ 110, और 300 है एट द रेट ऑफ 120। ओके, इस तरह से ये सारा जो है ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। आगे चलें जी, आगे देखें ये है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन। अब देखें ये जो है इसके अगेंस्ट मेथड है, इसका मतलब ये है कि दिस मेथड, इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले लास्ट इन यानी कि जो बाद में आया है उसको पहले आप जो है उसको इशू करें। लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि जो लेटेस्ट है हमारे पास इन्वेंट्री आती है उसको आपने पहले जो है वो उसको इशू करना है। इसका क्रक्स ये है, ये उसके जो है कुछ, ये देखें लाइफ ऑफ मेथड ऑफ एप्लीकेशन में है फॉलोइंग एडवांटेजेस है, जिसमें जो इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो चार्ज कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड एट द मोमेंट, रिसेंट कॉस्ट, जो रिसेंट कॉस्ट, क्योंकि रिसेंट कॉस्ट में जो हमारी कॉस्ट इन जो प्रोडक्ट इन हो रही है उसको हम पहले आउट कर रहे हैं, कि इसमें हम जो है वो लाइफो में जो है वो लाइफो में जो है मेथड इज क्वाइट सिंपल टू ऑपरेट पर्टिकुलरली व्हेन प्राइसेस आर फेयरली स्टडी, कि जब उसमें जो है वो प्राइसेस जो है उसमें जो है अप्स एंड डाउन नहीं आ रहा तो उसके लिए ये अप्लाई करते हैं। तो ये जो मेथड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट मेथड अप्लाई करते हैं, हर फर्म अपनी जो है वो जो है जो सर्कमस्टांसेस है उसके लिहाज से जो है ये मेथड अप्लाई करते हैं, और ये डिफरेंट एरियाज के ऊपर जो है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट मेथड, लेकिन उन्होंने मेंशन किया होता है जब वो इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसके अंदर मेंशन करते हैं कि हमने कौन सा जो है वो अप्लाई किया, ठीक है। ये देखें ये वो उसी तरह से जो है मेरे ख्याल ये जो है वो सेम जो है वो उसके लिए अप्लाई किया है। तो ये देखें अब हमने क्या किया है कि लास्ट इन फर्स्ट हो। अब जरा गौर से देख लें कि इसमें फर्क क्या है, कि ये वही जो है हमारे जो है 250 जो है 100 के हिसाब से जो है वो 25,000, उसके बाद जो है 10 तारीख को उसको 110 के हिसाब से जो है परचेज किया। तो अब देखें जरा गौर से कि ये जो है जब हमने इसको ये परचेज किया तो ये हमारे पास यूनिट आ गए 250 वो पहले वाले, और 500 हमारे पास जो है ये आ गए। उसके बाद जब हमने सेल किए तो सेल का से हमने क्यों किया, कि हमने क्या किया कि जो हमारे पास लास्ट थे यानी कि हमने उसमें से उसको जो है वो सेल आउट किया 200 किया, तो क्योंकि ये पहले आए थे और ये 500 हमारे पास बाद में है, तो हमने 500 में से जो है वो 200 यूनिट जो है
एट रेट ऑफ 10 जो है उसको किया तो वो 500 में से 250 रह गए और बाकी जो है वो ये जो है वो ये नहीं 550 250 तो वैसे ही आ गए, इस 500 में से ये 300 जो है वो इशू कर दिए इस तरह से। और फिर जब हमने जो है 20 तारीख को जो है वो इतने यूनिट जो है उसको क्या किया हमने परचेज किया, तो परचेज जब किया तो ये हमारे पास जो है वो 250 यूनिट्स वो थे, उसके बाद जो है वो 300 जो है वो 110 के हिसाब से थे और फिर उसके बाद 120 के हिसाब से 300 हमारे पास आ गए। तो ये सारा इस तरह से जो है ये हम इसकी कैलकुलेशन कर। आप देखें एवरेज कॉस्टिंग मेथड, आप देखें एवरेज मूविंग एवरेज कॉस्टिंग मेथड, इसका भी देख लें कि इसको हम जो है सिंपल एवरेज है, मूविंग एवरेज है, इसके जो है वो इसका एवरेज क्या होता है जी, एवरेज का ये होता है कि हम जो है ना एवरेज इसकी कॉस्ट निकाल लें। जैसे देखें कि एक यूनिट है वो एट द रेट ऑफ 100 है, कुछ एट द रेट ऑफ 110 है, कुछ 120 है, तो ये है कि हम उसको क्या करें कि उसके तमाम यूनिट को जमा करके उसकी एवरेज निकाल लें। ठीक है, एवरेज निकालने के बाद फिर हम उसको एवरेज प्राइस सबको इकट्ठा कर लें, उसकी एवरेज प्राइस जो है वो निकाल लें। ये देखें जरा कि ये वाला जो पहला मेथड है इसमें क्या है कि मूविंग एवरेज मेथड के आगे जो है वो दो मेथड है, एक है सिंपल एवरेज, एक होता है मूविंग एवरेज। यानी कि सिंपल एवरेज कॉस्ट क्या है, कंप्यूटेड बाय एडिंग ऑल द डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द लॉट्स ऑफ इन्वेंटरी इन द स्टॉक एंड डिवाइडेड टोटल बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेंटरी। यानी कि ये है कि डिफरेंट जो है हमारी प्राइस की जो है इन्वेंटरी उसको जमा कर लें और उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर, तो उससे हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि द मेथड गिव्स ड्यू वेटेज टू द क्वांटिटेटिव ऑफ इन्वेंटरी हेल्ड इन स्टॉक एंड परचेज फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्राइस। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ फ्रेश परचेज एंड क्वांटिटी इज एडेड अप टू द एग्जिस्टिंग कॉस्ट एंड क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली एंड अ रिवाइज्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ द डिवाइडिंग बाय टोटल। मूविंग एवरेज होता है कि पिछले को हम माइनस करते जाते हैं, अगले अगले में जो आता है उसकी एवरेज निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सबकी एवरेज निकाल लेते हैं और मूविंग एवरेज में जो है हम जस्ट प्रीवियस को निकाल के अगले, ये देखें सारा ये आपको ऐसे अंडरस्टैंडिंग होगी। आप जरा देखें कि ये वही सवाल है, आप जरा गौर से देखें कि ये हमारी जो है वो इस डेट को हमारे पास 250 यूनिट थे एट द रेट ऑफ 100 और इसको हमने ये हमारी इसकी टोटल जो है वो कॉस्ट थी 25,000। आप जरा गौर से देखें कि हमने जो है 500 जो है एट द 10 परचेज किए, उसकी इतनी अमाउंट बनी। तो आप जरा गौर से देखें कि अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, ये कि 250 पहले थे, ठीक है, और हमारे पास हो गए हैं हमारे पास 750 हो गए और 250 पहले थे और 500 और परचेज की, हमारे पास 750 हो गए। अब उसकी जो है पहले की कॉस्ट 100 थी, अब इसकी जो है 110 है। तो अब आप जरा देखें कि इसको आप जो है 750 हमारे पास क्वांटिटी है और इसको हमने क्या किया, इसकी जो है हमारे पास ये 25,000 थी। अब आप ऐसे करें, इन दोनों को जमा करें भी जरा, आप मुझे करके बताएं। 25,000 को और 55,000 को जमा करें, उसको 750 पे डिवाइड करें, देखिए क्या आंसर आता है। हाँ जी, ये देखें फिर 106 आ गया, तो ये इसकी एवरेज कॉस्ट हमने निकाल ली। अब देखें हमने इसमें देखने गौर से जो है 106 आ गया ना, तो 106 जो है वो देखिए इसकी जो है, हाँ ये हाँ वही 106.67 इसको कहा लेते हैं। तो देखें इसमें हमने हाँ जी वही वो पूरा एग्जैक्ट लिखा ना आपने 106.67। तो आप देखें ये सारी जो है फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट, यानी एक ही कॉस्ट ये पड़ गई, इसी को मल्टीप्लाई किया 750 के साथ तो हमारे पास ये कॉस्ट आ गई टोटल। इसी तरह से फिर जब हमने क्या करना है कि हमने एवरेज निकाल लेनी है कि जब हमने इशू किए हैं तो इशू 200 किए हैं, अब क्योंकि 750 है ना, सारे 750 में से 200 हमने इस रेट से किए और उसकी कॉस्ट इतनी बन गई और 750 में से 200 इशू हो गया, बाकी बने अपने 550 और उसकी इस रेट से जो है हमारे पास इतनी अमाउंट रह गई। ठीक है जी, फिर जब हमने जो है वो इतने जो है वो हमने परचेज किए 120 के हिसाब से, उसकी इतनी अमाउंट है। फिर आपने क्या किया कि ये यूनिट जो है उसको जमा किया, दोनों अमाउंट्स को जमा किया और उसको जो है इतने यूनिट्स पे डिवाइड किया 850 पे, तो वो फिर हमारे पास 111। अब देखिए आप इसको जमा करें इस अमाउंट को 58,667 और उसको जो है ये इसकी जो 36,000 को जमा करें और 850 पे डिवाइड करें तो 111.37 रुपए के हिसाब से। तो ये सारा जो है इस तरह से इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। हाँ जी, इस तरह से जो है ये हमारा एवरेज मेथड है। तो इस तरह से हम, क्योंकि उसमें हम दोनों को क्वांटिटी को अलग रखते हैं लाइफो में फाइफो में, तो इसमें जो एवरेज मेथड होता है इसमें सबको कंबाइन करके उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो फिर हम एवरेज चार्ज करते हुए इसको जो है वो कर लेते हैं, बजाय कि हम जो है वो अलहदा से इसका, क्योंकि ये तो छोटी सी एग्जाम्पल है,
अगर प्रोडक्ट हमारी ज्यादा आ रही है, बार बार ज्यादा आ रही है, इशू हो रही है, तो हम इसको एवरेज यूज करते हैं। हाँ जी, पॉइंट के बाद 2 रख लेते हैं ना, जो पॉइंट के बाद 2 रख लेते हैं। एक्चुअली ये होता है कि फिर अगर 5 के बाद अगर पॉइंट जो है 5 और 6 से ज्यादा हो, तो फिर हम एक पॉइंट को बढ़ा लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, एक पॉइंट जैसे देखे ना, अगर 111 जो है वो 7-9 हो, 7-8 हो, उसके बाद 0 हो, तो बस 7-8 आ गया। अगर उससे अगला डिजिट 5 से बड़ा हो, तो फिर हम उसको पिछले को छोड़ देते हैं, एक डिजिट बढ़ा देते हैं। फर्ज करें अगर ऐसा हो 110.723, अगर ऐसे हो ना, तो फिर हम इसको जो है वो इसको 2-3 ही रहने देते हैं ना। मतलब इसको हम 110 जो है ना 882, ओके, ऐसे इतना गा लेते हैं। अगर यही होती 110.829 या 828 होता, तो ये जो तीसरा डिजिट है वो क्योंकि 5 से ज्यादा है, 6-7-8 हो, तो फिर हम इसको बढ़ा देते हैं, यानी कर देते हैं 110.83 ऐसे 110.83, फिर हम इसको ना एक बढ़ा देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे एक एक इसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए होती है, तो फिर हम पूरे पूरे भी यूज कर लेते हैं ना, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे इस तरह से कर लेते हैं। तो ये सारा जो है ना, इसको जो है वो लोअर कॉस्ट मार्केट कॉस्टिंग, लोअर कॉस्ट क्या होती है कि हम ये देखें, ये भी एक मेथड है कि हम जो है वो जो लोअर कॉस्ट है, अब देखें ये भी एक पॉइंट, इसको भी आप अंडरस्टैंड करना है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने ये वर्ड आपको बताया था ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट फॉर इनकम डिटर्मिनेशन एंड फॉर बैलेंस शीट रिपोर्टिंग पर्पस कॉस्ट असाइंड टू द एंडिंग इन्वेंटरी शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे मेथड है, उसमें जो है एक जो है यहाँ पे जो है कंसेप्ट था कि फार गोइंग डिपार्चर फ्रॉम द कॉस्ट प्रिंसिपल इज कॉल्ड लोएस्ट ऑफ कॉस्ट मार्केट वैल्यू, लो कॉस्ट। अच्छा अब देखें विद व्यू ऑफ लॉस जो है इसकी क्या है कि ये है इसकी जो है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। अब देखें एक होती है लोअर ऑफ कॉस्ट, एक होती है मार्केट वैल्यू। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं कि जब भी हमने बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में बात करते हैं, तो हम जो है जो उसकी लोअर कॉस्ट है उसको ऐड करते हैं इन व्यू ऑफ द एक्सप्लेन। इसमें क्या है कि लेट अस अज्यूम दैट एंडिंग इन्वेंटरी जो है हमारी जो है इतनी है, उसकी कॉस्ट जो है वो 300 प्लास्टिक शीट्स इतनी है ईच। तो अब अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्रिंसिपल द टोटल एंडिंग कॉस्ट मार्केट जो है उसकी जो है 300 को मल्टीप्लाई किया तो ये इतनी बनती है, ओके। कि अगर मार्केट के हिसाब से जो है ये इतनी हमारे पास जो है प्लास्टर की शीट पड़ी हुई है और हर एक की प्राइस जो 1500 है, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4,50,000 आ गया। बट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्लास्टिक शीट इज अमाउंटिंग दिस वन। लेकिन यह है कि हमारे पास जो है उसकी लेकिन करंट जो है प्राइस पहले से कम हुई 1400 के हिसाब से है अंडर द एलसीएम। ठीक है, एलसीएम रूल द वैल्यू टू साइन द एंडिंग इन्वेंटरी वुड बी अबाउट दिस वन, यानी कि जो हमारी एंडिंग इन्वेंटरी है उसकी अमाउंट हम जो है वो मार्केट के हिसाब से करेंगे, जो भी कम हो। क्योंकि अब ये बड़ा की पॉइंट है, अंडरस्टैंड हुआ कि जब हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है हमने उसकी जो है लोअर वैल्यू लेनी होती है, यानी एक होती है करंट प्राइस, एक होती है कि जिस पे हमने परचेज किया। तो जो भी कम हो उस पे, बाद दफा ये होता है कि हमने परचेज किया, जैसे देखिए हमने परचेज किया था 1500 के हिसाब से, लेकिन प्राइस कम हो गई है, वो 1400 के हिसाब से है, तो हमने उसकी करंट प्राइस ली, लेकिन जो कम हो, करंट प्राइस कम हो उसको लेंगे, अगर हमारी परचेज प्राइस कम होगी उसको लेंगे। क्योंकि ये पॉइंट की समझ लगी, ये बड़ा की पॉइंट है कि जब हम इन्वेंट्री की क्लोजिंग करते हैं, जब इन्वेंट्री की क्लोजिंग करते हैं तो हमने लोअर वैल्यू लेनी होती है, वो मार्केट की हो या हमारी जो है अपनी परचेज प्राइस हो, जो भी कम हो वो, हाँ जी, वो इसलिए लेते हैं कि ताकि हमारा जो स्टॉक है वो एक्चुअल जो है शो करे, मीन के ताकि हम जो है अपने बिजनेस में ये ना करें कि हम जब प्रॉफिट लॉस निकाले हमारा प्रॉफिट ज्यादा ना शो हो, हमारा एवरेज हो, कि जो चीज कम होगी ये तमाम जब जो अकाउंटिंग के है जब वो क्लोजिंग करते हैं तो वो एक तो मार्केट प्राइस होती है, करंट करंट प्राइस है, एक जो है जिसपे हमने परचेज किया। तो जब हम क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग पे देखें ना, आपको पता है कि जब साल खत्म होता है तो अगले साल जो है चीजें सारी शिफ्ट होती हैं, वो देखते हैं कि अगले साल जो फर्ज करें अभी ये 2000 जो 23 है, 23 जब ये शुरू हुआ, जब ये क्लोज होगा तो 2023 में जो इस फर्म के अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी होगी वो उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, उसी को वो ट्रांसफर कर देंगे अगले साल में ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है। अकाउंटिंग के हवाले से जो आपको पता है कि अकाउंटिंग साइकिल जो है वो पूरा है, जैसे हमारा अकाउंटिंग साइकिल होता है
कि ट्रांजैक्शन होती है, फिर उसके बाद जनरल लेजर जनरल बनता है, लेजर बनता है, ये सारी जो है ट्रायल बैलेंस बनता है, इनकम स्टेटमेंट बनती है, प्रॉफिट लॉस बनता है, तो वो सारा पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो जब एक साल एंड पे होता है, अच्छा ये जो है ना आप देखें कि ये इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो है ना जो लेवल है वो मिनिमम हो। अब मीन कि हमने दोनों में से कम को लेना होता है। बाज दफा ऐसे होता है कि हमने जैसे 1500 में परचेज किया था, अब करंट प्राइस 1400, हमने 1400 हिसाब से उसको काउंट किया कि इतने हमारे पास अवेलेबल है, तो इस वजह से जो है ना इसको कर ये होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल। कि आप देखें कि ऑर्डरिंग मैक्सिमम, मिनिमम और डेंजर लेवल, इसमें जो है ये भी कोई सवाल आ सकता है। इसमें ऑर्डरिंग लेवल क्या होता है, मैक्सिमम, मिनिमम और डेंजर लेवल क्या होता है। यानी कि ऑर्डर लेवल, दिस इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री व्हिच पॉइंट ऑफ द परचेज रिक्वेशन इज टू बी इनिशिएटेड। ऑर्डर लेवल जैसे मैंने आपको पहले समझाया है कि जब एक हर कंपनी ने, हर जो है वो बिजनेस ने अपना ऑर्डरिंग लेवल लिखा होता है कि जब हमारी इतनी इन्वेंट्री होगी तो हमने ऑर्डर प्लेस करना है, ताकि नया ऑर्डर आते आते हमारा पिछला स्टॉक खत्म हो जाए, तो उसे कहते हैं ऑर्डरिंग लेवल। ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल देखें, जैसे आप पेट्रोल पंप की एग्जांपल लेना, तो पेट्रोल कराची से जब आता है तो उनके, आपको पता है पेट्रोल पंप के नीचे जो है वो बहुत बड़ा जो है स्टोर, उनका जो है वो स्टोर बना होता है जहाँ पे पेट्रोल जो है वो नीचे होता है। तो वो उन्हें पता होता है कि हमारी एवरेज सेल इतनी है और हमारा 2 दिन बाद कराची से पेट्रोल आता है। तो जब उनकी जो है वो, उन्हें पता होता है कि हमारी 1 दिन की सेल इतनी है, तो 2 दिन पहले ही वो ऑर्डर कर देते हैं, ताकि जब उनका ऑर्डर कराची से आता है उस वक्त तक पिछला जो है वो सारा सेल हो जाता है। उसे कहते हैं ऑर्डरिंग लेवल। ठीक है। उसके देखिए कि उसके होता है क्या, मिनिमम। मिनिमम क्या होता है कि आपने कम से कम कितना उसके अंदर जो है वो ऑर्डर, मिनिमम जो है कितनी क्वांटिटी, जैसे मैंने पेट्रोल पंप की एग्जांपल दी है कि हमने मिनिमम कितना लेवल रखना, और जो हर फर्म अपना डिसाइड करती है कि हमारा जो है वो कितने देर बाद हमारा ऑर्डर आना है, हम कितना उसको जो है ऑर्डर प्लेस कर दें, उसे कहते हैं मिनिमम लेवल। और मिनिमम ये भी चीज, ये फार्मूले छोटे छोटे याद रखने हैं कि उसमें जो है जो ऑर्डरिंग लेवल होता है, ठीक है, उस वो बेसिकली क्या होता है कि उसको जो है वो यूनिट्स को हमने डेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है ना। ऑर्डरिंग लेवल जो है, ऑर्डरिंग लेवल फ्रॉम द फॉरगोइंग डाटा कैन बी वेल अंडर द ऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू, इसकी जो है वो जितने हमारे पास यूनिट है और उस, ये इसका फार्मूला होता है ए, और ये जरा याद करना, ऑर्डरिंग लेवल मैक्सिमम डेली सेल मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डरिंग टाइम, ये दो चीजें होती हैं। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि ऑर्डरिंग लेवल जो होता है वो मैक्सिमम डेली सेल, कि हमारी जो है डेली सेल कितनी होती है मैक्सिमम, और मैक्सिमम ऑर्डरिंग रीऑर्डरिंग टाइम क्या है, कि जब हम एक ऑर्डर दे के अगला ऑर्डर देते हैं उसका टाइम क्या होता है, उसे कहते हैं। फर्ज करें हमारा जो है डेली सेल 350 यूनिट है और हमारा जो है रीऑर्डरिंग, हम 20 दिन बाद दोबारा ऑर्डर देते हैं, तो उसके बाद हमारा जो है वो, यानी कि जब हमारा 7000 यूनिट होगा तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इस तरह से फिर मिनिमम क्या है कि इस तरह से जब हमारा जो है वो, मिनिमम का फार्मूला भी होता है कि मिनिमम होता है ऑर्डरिंग लेवल और माइनस एवरेज डेली सेल्स मल्टीप्लाई लीड टाइम। लीड टाइम कहते हैं जितना आने में टाइम लगता है। तो ये जरा देख लें, ऑर्डरिंग लेवल है, एवरेज डेली सेल है, लीड टाइम 15 दिन है। फिर आपने जब मिनिमम निकालना है तो यूनिट जो है हमारा, जो अपने ये निकालने हैं जो ऑर्डरिंग लेवल में से आपने जो है वो डेली यूनिट 300 मल्टीप्लाई बाय 15, 4500 उसमें से निकाल दे, तो ये हमारा मिनिमम जो है वो लेवल। ठीक है। इस तरह से मैक्सिमम लेवल जो है उसका फार्मूला होता है ऑर्डरिंग लेवल प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम डेली सेल इनटू लीड टाइम। ये सारा करके ये आपको सारा गिवन होगा। उसके बाद आपने ये फार्मूला याद रखना, उसके अंदर जो है ये यूनिट आ गए। उसके बाद इसकी जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, और उसके बाद मिनिमम जो 275 को 15 से मल्टीप्लाई किया, और ये आपका फिर आ गया मैक्सिमम लेवल। ओके। डेंजर लेवल क्या होता है कि डेंजर लेवल के, इससे अगर आप नहीं ऑर्डर प्लेस करेंगे उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसमें जो है डेंजर लेवल का फार्मूला होता है कि एवरेज डेली सेल मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। एवरेज डेली सेल हमारी 300 यूनिट है और हमारा जो लीड टाइम 4 है, तो वो हमारा जो डेंजरस लेवल जो है वो ये 1200 यूनिट है। ओके जी। तो इसको भी जरा आपने अच्छे तरीके से जो है, ये एक एग्जांपल है